Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। हम जो थे इससे पहले हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ा। हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स को मुकम्मल कर चुके हैं। तो आइए अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के 3rd लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने तकरीबन अपनी 10 ब्रांचेस को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। तो अब हम बाकी ब्रांचेस की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम अपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को मुकम्मल कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले पहली ब्रांच को देखते हैं, हिस्टोलॉजी। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो लफ्ज है ना हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी के अंदर खास टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके खास ठीक है मानी होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, जिस तरह बायो जो है उसका मतलब है जिंदगी। ठीक है, और इसके अलावा और बाकी बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, हैपा का मतलब होता है लिवर। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो लफ्ज है ना हिस्टो, ठीक है, इसका मतलब होता है टिश्यूज। हमने जिस तरह कल देखा मॉर्फ कहते हैं शेप को। ठीक है, टॉमी कहते हैं कट को। एनाटॉमी में हमने देखा। ठीक है, एना मतलब टू, टॉम मतलब कट, काट के देखना। ठीक है, काट के अंदरूनी साख का मुताला करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, और उन टर्मिनोलॉजीज के खास मानी है जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जो हमारे पास है हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। वो जो लॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, सोचना समझना। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी का हमारे पास क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हिस्टोलॉजी का हमारे पास मतलब हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज। क्या मतलब है इसका? स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिश्यूज हमारे पास क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो जिंदगी की बुनियादी इकाई है, वो चीज जो जिंदगी को बनाती है, वो हमारे पास है सेल। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब काफी सारे सेल्स जो है वो आपस में इकट्ठे होते जाते हैं, तो मिलकर हमारे पास जो है वो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम आप टिश्यू किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, आपने डेफिनेशन जो है याद रखनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, आसान से डेफिनेशन है। सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये डेफिनेशन जो है वो बतानी है कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, क्या है टिश्यू? आसान जुबान में भी जो हम याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स जो हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजी जो है, जो बायोलॉजिस्ट जो है वो हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिस्टोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिस्ट। हिस्टोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज। हर टिश्यू का एक खास किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है और खास किस्म का एक फंक्शन है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख, एक चीज है किस तरह से हमारे पास। ठीक है, एक चीज जो है कि अंदर से किस तरह से बनी हुई है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और फंक्शन क्या है? फंक्शन जो वो काम जो वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के इल्म के लिए मैं बताता चलूं कि टिश्यूज की ना हमारे पास 4 इकसाम होती है, 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मेरे साथ पढ़ें। एक हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू। तो मेरे से 4 दोबारा पढ़े। एपिथेलियल टिश्यू, शाबाश, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास टिश्यूज की। अब उसने इसमें क्या किया हुआ है, एक टिश्यू की टाइप जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, उसको एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने पेश किया। वो कहता है कि स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हिस्टोलॉजी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन का काम करता है, हमारे जिस्म के अंदर चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है, हमारे जिस तरह ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, क्या है? ब्लड, खून जो है वो सारे जिस्म के अंदर एक लिंक कायम करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे जिस्म के अंदर जो खून है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी जो हड्डियां हैं ये चीजों जिस्म को जोड़ती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? हमारी जो कार्टिलेज, जिसे हमने कहा था नरम हड्डी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कनेक्टिव टिश्यू है, और वो साइंटिस्ट जो इनको स्टडी करते हैं उन्हें हम हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर इसको स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है, ठीक है, अगर इसके मुताबिक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी,
ठीक है, आपने फिजियो से याद रखना है। फिजियो जो है ना, इसका मतलब होता है फिजिकली। ठीक है, फिजिकल, फिजिकल मतलब जिस्मानी तौर पर आपको जो बाहर से जो चीजें नजर आ जाती है ना, उससे हम कहते हैं फिजिकली, जिस्मानी तौर पर। ठीक है, फिजियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, फिजियो मतलब जिस्मानी। इसमें हम क्या करते हैं, जिस्मानी फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी, जिस्म के अंदर से भी हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जिस्म के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी क्या है हमारे पास, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म के हिस्से हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके जब हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे होंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फिजियोलॉजी कहलाएगी। स्टूडेंट्स, आपने पास ध्यान में रखनी है कि जो फिजियोलॉजी है ये मेडिकल साइंसेज में जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं, बीडीएस करते हैं, ठीक है, दांतों के डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, या फिर और किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर जाते हैं, तो उन्हें ये फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, जिसमें वो जिस्म के सारे हिस्सों के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में इस तरह डेफिनेशन दी गई है, आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसने जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टडी हाउ हार्ट पंप्स ब्लड। ठीक है, स्टूडेंट्स, हमने एनाटॉमी के एग्जांपल में भी देखा था कि जो दिल है उसके कितने खाने होते हैं, इसको हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में क्या है हमारे पास, फिजियोलॉजी में है कि दिल किस तरह से पंप करते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक हार्ट है जो मुसलसल धड़क रहा है। जब वो धड़कता है तो वो जिस्म के अंदर खून को पंप करता है। जब वो पंप करता है तो सारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो ही तो हम जिंदा रह पाते हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा अब एक चीज धड़क रही है, वो किस तरह से धड़कती है, किस तरह से ब्लड को दोबारा से अपने पास लाती है, किस तरह से ब्लड को दोबारा भेजती है। ठीक है, तो ये जितने भी इसका फंक्शंस हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी मदद करती हैं, इन सब चीजों को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। समझ आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आसान सी हमारी ब्रांचेस हैं। हमने दो को डिस्कस कर लिया है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो है टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी, क्या नाम है इसका, टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन क्या होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी करना, तकसीम करना। अब तकसीम करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है हमारे पास, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें तकसीम करनी पड़ती है चीजें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपने लाइब्रेरी तो देखी होगी ना, जहाँ पे काफी सारी किताबें होती हैं। ठीक है, हमारे पास ना लाइब्रेरी में प्रॉपर शेल्फ्स बने होते हैं। ठीक है, वर्ड्स के लिए एक अलमारी है, उसके ऊपर लिखा होगा इंग्लिश, उसके अंदर सारी इंग्लिश की किताबें हैं। आप आगे जाएंगे, एक अलमारी है, उसके ऊपर लिखा होगा उर्दू, उसके अंदर सारी उर्दू की किताबें हैं। आप आगे जाएंगे, अलमारी के ऊपर बायोलॉजी लिखा है, सारी बायोलॉजी की किताबें हैं। इसी तरह हर किताब के अलग अलग से शेल्फ्स बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो कहूंगा कि जाए 9th क्लास की बायोलॉजी लेकर आए, तो आप पहले जाएंगे, आपके सामने इंग्लिश का एक शेल्फ आएगा, आप लोग उसको छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बायोलॉजी नहीं है। फिर आप आगे जाएंगे उर्दू, वहां पे फर्ज करें 1000 बुक है उर्दू की, आप लोग उसमें तो तलाश नहीं करेंगे बायोलॉजी, आप सीधा बायोलॉजी के खाने में जाएंगे, वहां पे आप बायोलॉजी तलाश करके फोन से ले आएंगे। लेकिन बिलफर्ज क्या ही कर दिया जाए कि अगर सारी किताबों को मिक्स कर दिया जाए और अब आपसे कहा जाए कि 9th की बायोलॉजी लेकर आए, तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए कितनी मुश्किल होगी बायोलॉजी की बुक को ढूंढने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यही सेम डिफिकल्टी आती है हमें, तब आती है डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी हमें तब आती है जब हम चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं, तब हमें ये डिफिकल्टी पेश आती है। बिकॉज इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को में से जब हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, ठीक है, तो हमें जो है वो डिफिकल्टी आती है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या करती है, एक आसानी पैदा करती है। किस सिलसिले में आसानी पैदा करती है, जानदारों के ग्रुप्स जब बन जाते हैं, ठीक है, जिस तरह लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ्स बने हुए हैं, इस तरह जब जानदारों के ग्रुप्स बन जाएंगे तो हमें जानदारों को स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइंटिस्ट जो है वो टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, क्लासिफाई, दर्जाबंदी करते हैं। किसकी दर्जाबंदी करते हैं, किसको तकसीम करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्ड कैरेक्टर्स। स्टूडेंट, शेयर का मतलब होता है आपस में बांटना। ठीक है, अब किस बुनियाद पर दर्जाबंदी की जाती है, याद रखिएगा जब कभी भी क्लासिफिकेशन की जाएगी तो क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा तकसीम के लिए कोई कसौटी होती है, कोई चीज होती है जिस पर चीजों को परखा जाता है और फिर चीजों को तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपकी क्लास में से दो ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो कोई एक हमारे पास कह रहे हैं कसौटी होनी चाहिए, कोई एक पैमाना होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर मैं ग्रुप्स बनाऊंगा। मिसाल के तौर में कहूंगा
कि ठीक है आपकी क्लास के अंदर वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 15 साल से कम है वो एक साइड पे आ जाएं, तो 15 साल से ज्यादा वो एक साइड पे आ जाएं। अब यहाँ पे एज जो है वो हमारे पास एक वो आप कह लें कि एक पैमाना है जिसकी बुनियाद पर हम चीजों को परख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि जिस बच्चे के 100 में से 50 मार्क्स है वो एक साइड पे आ जाए, जिसके 50 से कम है ठीक है वो एक साइड पे आ जाए। अब यहाँ पे मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट जब कभी भी क्लासिफिकेशन की जाती है तो क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा कोई बेस होती है क्लासिफिकेशन की, जिसकी बुनियाद पर चीजों को तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी बेस क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो है शेयर्ड कैरेक्टर। शेयर का मतलब होता है बांटना, ठीक है, शेयर करना। जिस तरह आपके पास एक चॉकलेट है, आप लोग किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो शेयर्ड कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, ऐसे खसूसियात जो कि आपस में बांट ली जाए, जो कि दोनों के अंदर कॉमन होती हैं, इन खसूसियात को हम क्या कहते हैं, शेयर्ड कैरेक्टर्स। तो वो जानदार जिनके अंदर शेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके अंदर कॉमन खसूसियात होती हैं, उनको उनकी शेयर्ड कैरेक्टर्स की बेस पर तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मिसाल के तौर पर वो कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट क्लासिफाई न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज हाउ दे आर रिलेटेड टू अदर स्पीशीज। मिसाल के तौर पर हम एक जो है वो स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि हमें जो है एक प्लांट हमने डिस्कवर किया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम पौधे को एनिमल्स के साथ तो नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो पौधे की खसूसियात एनिमल से मिलती ही नहीं है, ठीक है। हम उसको प्लांट के साथ रखेंगे। जो टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो नए पौधों को, नए जानदारों को, नए एनिमल्स को डिस्कवर करते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो वो उनकी क्लासिफिकेशन उनके खसूसियात के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स हम इसको वैसे तो बाद में देखेंगे, ठीक है, हमारे बाद वाले चैप्टर्स में, लेकिन आपकी बुक में इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो मैंने आपके सामने लिख दिया है टैक्सोनॉमी में। स्टूडेंट्स हमारे पास है ना, जो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर ना हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना जिसमें चीजों को क्लासिफाई करते हैं वो हमारे पास है किंगडम। क्या है, किंगडम। फिर किंगडम से एक छोटा ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं फाइलम। क्या कहते हैं, फाइलम। उससे एक छोटा ग्रुप होता है, उससे हम कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं, क्लास। फिर क्लास से भी छोटा एक ग्रुप होता है, उससे हम कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं, ऑर्डर। फिर ऑर्डर से एक छोटा ग्रुप होता है, उससे हम कहते हैं फैमिली। फैमिली से एक छोटा ग्रुप होता है, उससे हम क्या कहते हैं, जीनस। और जीनस से एक छोटा ग्रुप होता है, उससे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको ना याद इस तरह से रखते हैं एक निमोनिक के जरिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, ठीक है, खान पीसीओ फॉर गपशप, ठीक है। अब यह किंगडम का के, ठीक है, अब खान से याद रख लें, पीसीओ। पीसीओ आजकल तो ठीक है कम इस्तेमाल होते हैं, पहले पीसी होते थे, यहाँ पे जाके आप टेलीफोन करते थे, पीसीओ, ठीक है। और फोर गपशप, गपशप मतलब बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करना। और एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको तरतीब याद रहनी चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। ये आपके पास एक तरतीब है। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में ना एक साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे हमारे पास एक किंगडम है जिसमें हम पौधों का मुतालिया करते हैं, पौधों को स्टडी करते हैं। वो कहता है उसके अंदर दो बड़े फाइलम है हमारे पास। वो कौन से फाइलम है, एक हमारे पास है एंजियोस्पर्म और एक हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म। स्टूडेंट्स तो हम इसको ना बाद में देखेंगे, ठीक है। इसकी डिटेल क्या है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, क्या, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते वो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, वो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है। ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते वो हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म्स। तो कैसे पौधे जिनमें फ्लावर्स लगते हैं वो हमारे पास क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। समझ आई स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते वो हमारे पास क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। और जिनमें फ्लावर्स लगते हैं हमारे पास वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते वो क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, और जिसमें फ्लावर्स लगते हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। आपने बेसिक सी चीज याद रखनी है, ठीक है। इसको हम डिटेल से आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती से लग गया है, ठीक है। जिन एंजियोस्पर्म्स के हमारे पास 3 लाख से ज्यादा स्पीशीज होती है, किसकी, एंजियोस्पर्म्स के हमारे पास 3 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, ठीक है। अब इतनी सारी स्पीशीज हैं तो एंजियोस्पर्म जो कि एक फाइलम है तो इसको आगे से क्लास में तकसीम किया गया है। फर्स्ट एक फाइलम है उसको स्टूडेंट से बिल्कुल इसी तरह से है। अगर मैं आपको एक आम जुबान में समझाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर एक स्कूल है हमारे पास, ठीक है। एक स्कूल जो है वो इतना बड़ा स्कूल है, ठीक है। आप स्कूल को समझे किंगडम। अब उस स्कूल के अंदर क्लासेस बना दी गई हैं, ये 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, 5 क्लास है। अब वो चाहे 1 क्लास के बच्चे हो, चाहे 2 के हो, चाहे 3 के हो, चाहे 4 के हो, सारे हैं तो उसी स्कूल के बच्चे। इस तरह किंगडम के अंदर भी, किंगडम आप समझ बहुत बड़ा, ठीक है, स्कूल समझ लें आप इसे, और इसके अंदर क्लासेस बन गई हैं। उन क्लासेस को आप समझ लें फाइल, क्या है, फाइल। फिर उन क्लासेस के अंदर अगर हम ग्रुप्स बना देंगे, हमारे पास गर्ल्स की सीट्स थी, बॉयज की सीट्स थी, ठीक है, तो उससे एक छोटा ग्रुप बन गया, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, सब क्लास कह दें, ठीक है। इसी तरह से हमारे उससे एक छोटा ग्रुप, फिर गर्ल्स में से आप ग्रुप बना देंगे, वो स्टूडेंट जिनकी एज जो है, ठीक है, वो 10 साल से कम है वो एक तरफ होंगी, जिनकी 10 से 12 साल वो एक तरफ है, 12 से 14 साल वाली एक तरफ है। अभी तो आपने उससे छोटा ग्रुप बना दिया हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्डर है।
ठीक है। इस तरह हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह से डिवीजन होती है, तकसीम होती है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। मैं अगेन रिपीट करता चलूं, जिम्नोस्पर्म्स का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, और जिसमें फ्लावर्स लगते हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, और इसकी तकरीबन 3 लाख के करीब स्पीशीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, 1 लाख के अंदर 50 आते हैं। ठीक है, 3 लाख स्पीशीज है हमारे पास। इज इट क्लियर? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। स्टूडेंट्स ये क्या है? अक्सर स्टूडेंट्स से प्रोनाउंस करने में इसको मुश्किल आती है। ये हमारे पास क्या है? पैलेंटोलॉजी। क्या है? पैलेंटोलॉजी से 2 से 3 मिनट में पढ़ें, आपको याद हो जाएगी। क्या है हमारे पास? पैलेंटोलॉजी। क्या है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। किसको स्टडी करते हैं? फॉसिल्स को। फॉसिल्स को हम किस तरह से स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स? फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं हमारे पास बकाया जात को कहते हैं। किसके बकाया जात? ऐसे जानदारों के बकाया जात जो कि अब नापैद हो चुके हैं, जो कि दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। अब हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, उनके दुनिया के अंदर उनके बकाया जात मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह आप अपने मूवीज के अंदर देखा होगा, ठीक है, जो फिक्शन मूवीज हैं, कार्टून्स में डायनासोर्स का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। अब डायनासोर जो है वो तकरीबन आज के, ठीक है, 600 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन, ठीक है, 600 करोड़ साल पहले, ठीक है, इस एक एस्टिमेट लगाया जाता है, ठीक है, इतने साल पहले जो थे वो दुनिया के अंदर मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला इतने करोड़ साल पहले दुनिया के अंदर डायनासोर्स मौजूद थे? तो डायनासोर्स की हमें हड्डियां मिलते हैं, उनके स्केलेटन मिलते हैं जमीन के अंदर से। ठीक है, वो जो स्केलेटन है ना, जो उनके बकाया जात हैं, ठीक है, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल। होता क्या है कि जब एक जानदार की डेथ होती है वो जमीन में दब जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी की तह जमा होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर मिट्टी की एक और तह जम जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसके ऊपर मिट्टी की तहें जमती जाती है। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, जब उन मिट्टी की तहों को खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, तो हमें नीचे जो है वो उनके फॉसिल मिल जाती हैं, उनके बकाया जात मिल जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आखिर उन बकाया जात का क्या किया जाता है? उन बकाया जात से चीजों को आपस में लिंक किया जाता है। मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं, ठीक है, ये सब जो है ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ तब्दीलियां आई और उनसे जो है ये बाकी सारे जानदार बने हैं। मतलब डायना ऐसा कहा जाता है डायनासोर से आगे कई तरह के जानदार बने। अब उन जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक रखने के लिए, एक ताल्लुक को स्टडी करने के लिए फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। समझ आ रही? स्टूडेंट से बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से एक इंसान है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहते हैं, स्टूडेंट है, उसका नाम है अहमद। अहमद के अबू का नाम है अली। अली के अबू का नाम है, ठीक है, फर्स्ट करिए आप, अली के अबू का नाम जो है वो हमारे पास, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, ए है, उसके अबू का नाम ये है, उसके अबू का नाम ये है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो एक दरमियान में एक नाम है, कैटेगरी है, ठीक है, अगर इसको मिस कर दे तो हमारे पास सारा लिंक टूट जाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास ये सारा जब लिंक टूट गया है एक को निकालने से, ठीक है, यही हमारे पास जो है वो फॉसिल्स की अहमियत है। फॉसिल अगर हमें ना मिले तो ये लिंक टूट जाते हैं। तो फॉसिल्स को जब साइंटिस्ट जो है वो तलाश करते हैं तो इन लिंक्स को बिल्डअप करते हैं, जिनके जरिए सारे जानदार जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारे जानदार जो है वो एक दूसरे की तरह की खसूसियात उनमें हैं। और वो ऐसा समझा जाता है, एवोल्यूशन कहती है कि वो सारे जानदार जो है वो एक ही जानदार से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इवॉल्व का मतलब है उसके अंदर तब्दीलियां आई हैं और फिर वो बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पैलेंटोलॉजी को देखें। पैलेंटोलॉजिस्ट जो पैलेंटोलॉजी को स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं? फॉसिल्स का मुताला करते हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाना, नापैद का मतलब खत्म हो जाने वाले जानदारों का। ठीक है, दे यूज फॉसिल्स टू लर्न अबाउट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जमीन में किस किस तरह से तब्दीलियां और किस किस तरह से नए जानदार बने, इसका मुताला हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर, पैलेंटोलॉजिस्ट स्टडी फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स, नो हाउ दे लिव्ड एंड डाइड। जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो डायनासोर्स का मुताला करते हैं, वो किस तरह से जिंदा रहते थे और किस तरह से उनकी डेथ हो गई। सो स्टूडेंट्स, आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, डायनासोर्स जो थे वो दुनिया पर एक डोमिनेंट स्पीशीज थे, जिस तरह इंसान इस तरह डोमिनेंट स्पीशीज थे। ठीक है, अब उसके मतलब कई सारी थ्योरीज हैं कि वो कैसे नापैद हो गए। ठीक है, बड़ी मशहूर थ्योरी है कि खला से हमारे पास एक मेट्रियोटिक बड़ा सा पत्थर जमीन के साथ टकराया, और जब जमीन के साथ टकराया तो उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से धुंध जो थी, मिट्टी की बहुत बड़ी तादाद एटमोस्फेयर में जमा हो गई, जिसकी वजह से काफी देर तक सूरज की रोशनी जो है वो जमीन तक नहीं पहुंची। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, ठीक है, तो जमीन पर खुराक तैयार नहीं हो, और जानदारों की डेथ हो गई। इस किस्म की थ्योरीज हमें मिलती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगली हमारे पास ब्रांच है वो फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी का नाम आपको फार्मेसी से ध्यान में रखना है। फार्मेसी में हमारे पास क्या होती हैं? फार्मेसी में हमारे पास होती हैं ड्रग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप लोग जब ड्रग्स का नाम लेंगे तो ड्रग का मतलब ये नहीं है कि नशा आवर चीज। ठीक है,
बायोलॉजी के अंदर हम मेडिसिन को ड्रग कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पैनाडोल है, पैनाडोल भी एक ड्रग है। ठीक है, आप अगर डिस्प्रिन ले रहे हैं, डिस्प्रिन भी एक क्या है, ड्रग है। ठीक है, ये जो फार्माकोलॉजी है इसको मेडिकल साइंसेज के अंदर एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, जिसमें हम मुख्तलिफ सारी अद्वयात का मुताला करते हैं। और ना सिर्फ उन अद्वयात का मुताला करते हैं, बल्कि उन अद्वयात के हमारे जिस्म के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं, और उन अद्वयात की हमारे जिस्म में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या मनफी असरात होते हैं, हम इनका भी मुताला करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग थिंग्स, ड्रग्स का जिंदा जानदारों पर क्या असर है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, को नई दवाइयों को किस तरह से बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो एग्जामिन करता है, मुताला करता है इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग्स ऑन कैंसर सेल्स। स्टूडेंट्स, कैंसर का मैंने आपको बताया था अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो हमारे जिसम में कहीं पर सेल्स जो है बेकाबू तकसीम होना शुरू हो गए हैं, तो सेल्स जब बेकाबू तकसीम होंगे तो एक गिल्टी बना देंगे। अगर वो गिल्टी के कुछ सेल्स जो है जिसम के दूसरे हिस्सों में फैल जाए तो इसे हम कैंसर कहते हैं। अब हम कैंसर को रोकने के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, अगर एक साइंसदान दवाइयों का मुताला कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजिस्ट कहेंगे। और वो जिस फील्ड के अंदर कर रहा है वो हमारे पास फार्माकोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर ब्रांचेस जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक और इजाफी बात आपको बताता चलूं, पिछले लेक्चर में हमसे मिसिंग हो गई थी, हमने लिखा था लेकिन मैंने बताया नहीं था। ठीक है, मेरे जहन से निकल गया था, तो वो भी समझे स्टूडेंट्स। इम्यूनोलॉजी को हमने कल स्टडी किया था, जिसमें हम अपनी कुव्वत मुदाफियत को स्टडी करते हैं। जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर। किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसने आपने अभी कोविड की वैक्सीनेशन देखी होगी, कोरोना की वैक्सीनेशन इस तरह आपने देखी होगी। ठीक है, हमारे पास बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, पोलियो की वैक्सीन होती है। स्टूडेंट्स, वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, बीमारी होने से पहले बीमारी के बचाव के लिए, खतरनाक बीमारियों के बचाव के लिए हम जो दवाइयां बच्चों को देते हैं उसे वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पास वैक्सीन होती है ना, ठीक है, इसे अब वैक्सीन क्या करती है, जो हम दवाई देते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाती है और हमारे जिस्म के अंदर उस बीमारी के खिलाफ ताकत पैदा कर देती है। वो जब होता क्या है, जब वो बीमारी हमारे जिस्म के अंदर आती है, वो जो ताकत हमारे जिस्म के अंदर पैदा हुई हुई है वो उस जरासीम को मार देती है और हमें वो बीमारी नहीं होती। जो तरीकेकार है इसको सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था, और उसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स कहते हैं चीचक। चीचक स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर सुना हो तो ये चीचक जो है बीमारी, इसके अंदर जिस्म के ऊपर ना दाने निकल आते हैं, रेड कलर के दाने निकल आते हैं, फिर उनमें पानी भरता है, फिर वो फट जाते हैं, जिस्म के ऊपर दाग छोड़ जाते हैं, इसे चीचक कहते हैं। अभी बीमारी नहीं है लेकिन पहले ये बीमारी कॉमन थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है, जगह ये हमारे पास ब्रांचेस थी। मैंने तकरीबन सारी चीजों को कवर किया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्वेरीज जो है वो हम जरूर एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें, ताकि जो इल्म का सिलसिला है ये मजीद आगे से आगे बढ़ता रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इससे फायदा उठा सके। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।